आज हमारा जो अगला टॉपिक है पर डिस्कशन का वो है मेरे बच्चे आपका अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। बहुत ही प्यारे तरीके से इस चैप्टर को हमने पढ़ा हुआ है, बहुत ही प्यारे तरीके से चैप्टर को समझा भी हुआ है और मैंने बहुत इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ, चाहे कोई भी पॉइंट हो वो आपके एग्जाम से हट के ना जाए, उन सारी बातों का हमने डिस्कशन किया है। मेरे बच्चे, मैंने आपको क्लास में भी बताया, दोबारा बता दूं कि डेप्रिसिएशन पहले AS6 के मुताबिक होता था और पिछले 2-2.5 साल के बाद अब ये AS10 के मुताबिक हम स्टडी करते हैं। इन सारी बातों को जो भी क्लास में हम स्टडी कर चुके हैं उनका एक शॉर्ट रिवीजन फटाफट मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो अब तैयार हो जाइए और फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। याद कीजिए आप यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स पे। डेप्रिशिएबल एसेट्स का मतलब क्या होता है जी, जितने भी आपके टेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं दे ऑल आर डेप्रिशिएबल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। लैंड इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट्स। और लैंड में भी मैंने कहा था बच्चे कि अगर ऑप्शन में आ जाए तो फ्री होल्ड लैंड, क्योंकि लीज पे लिया हुआ लैंड जो होता है वो भी डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू आपके लिए एक समय पे ख़त्म हो जाएगी। तो आपका लैंड का मतलब क्या है, यहाँ पे फ्री होल्ड लैंड की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि आपका कुछ बातें जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो मेरे बच्चे मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं आपका डेप्रिशिएबल वैल्यू पे। और याद कीजिए डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब क्या था, डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब क्या था, डेप्रिशिएबल वैल्यू का मतलब था कि जो कॉस्ट ऑफ एसेट होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट, इस कॉस्ट ऑफ एसेट्स में हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेड उसका स्क्रैप वैल्यू होगा, यानी कि जब वो यूज लायक नहीं रहेगा और फिर जब हम उसको मार्केट में बेच देंगे तो हमें कितना पैसा मिलने के चांसेज है, उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एसेट में स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके हम इसको डेप्रिशिएट करते हैं इसके डेप्रिशिएबल लाइफ से। डेप्रिशिएबल लाइफ, डेप्रिशिएबल लाइफ का मतलब क्या होता था, डेप्रिशिएबल लाइफ का मतलब मैंने बताया था एस्टिमेटेड जो आपका एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। हमें जितना भी लगता है कि एसेट्स कितने साल तक आपका यूज होगा उससे हम डिवाइड करके हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालते थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एसेट्स के बारे में कई सारी बातें बताई हैं। आपका एसेट्स कब से आपका डेप्रिशिएट होगा, उन सारी बातों को मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज बनाया हुआ है। पहले आइए एक एक करके इन पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं, फिर हम इस चैप्टर का आपका और भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। एक तो हमने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिविजन में, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ पुट टू यूज। पुट टू यूज का मतलब क्या होता है, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन। मैंने आपको बताया हुआ कि कभी कभी एग्जाम में क्या होगा जी कि क्वेश्चन के अंदर में आपको बताएगा कि देखो जी ये आपका डेट ऑफ परचेज है, मतलब जिस दिन हमने एसेट्स को परचेज किया, डेट ऑफ परचेज। लेकिन यहाँ कहेगा कि ये डेट ऑफ आपका इंस्टॉलेशन है, जब हमने उसको इंस्टॉल किया। और यहाँ पे कहेगा कि उस एसेट्स का आपने शुरू किया एक्चुअल यूज, आपने यूज करना शुरू किया, दिस इज डेट ऑफ एक्चुअल यूज। अगर एग्जाम में ये अलग अलग आपको डेट बताएगा तो मेरे बच्चे उस केस में जिस दिन आपका एसेट्स का इंस्टॉलेशन हुआ ना, जिस दिन आपने उसको इंस्टॉल कर दिया, मतलब रनिंग कंडीशन में आप ला दिए, तो आप एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अगर हमने सिर्फ एसेट्स को परचेज किया है, हमने आपको एग्जांपल में एक ट्रक का एग्जांपल बताया था कि अगर आपने सिर्फ परचेज किया हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। जब वो रनिंग कंडीशन में आपका आ जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल यूज। आप उसका एक्चुअल यूज कब कर रहे हो कब नहीं कर रहे हो हमें कोई मतलब नहीं होता। हमने ये भी बताया कि अगर क्वेश्चन के अंदर में ये तीनों डेट जो आपके हैं वो अलग अलग नहीं बताते हैं, तो जिस दिन आपने एसेट्स को परचेज किया है उस दिन हम क्या मानेंगे, उसका इंस्टॉलेशन, कि हमने उसी दिन उसका इंस्टॉल किया है और उस दिन से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करते हैं। तो पहली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी बात, एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द परचेजर एट इट्स कॉस्ट प्राइस। एसेट की रिकॉर्डिंग हमेशा हम क्या करते हैं, उसके कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। मैंने आपको कॉस्ट प्राइस का बड़ा अच्छा मीनिंग बताया था कि देखो जी कॉस्ट प्राइस का मतलब सिर्फ परचेज प्राइस नहीं होता, परचेज करके उसको इंस्टॉल करने तक में हम जितने सारे खर्चे करते हैं वो भी आपके एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होता है। जैसे कि हमने मान लो कोई एक एसी परचेज किया,
एसी को परचेज करने के बाद मेरे बच्चे उसको अपने फैक्ट्री में या ऑफिस में लाने में हमने कुछ भाड़ा पे किया, वो भी आपके एसी के कॉस्ट में ऐड होगा। हमने एसी वालों को यहाँ पे इंस्टॉल करने का कोई चार्जेस पे किया, वो भी एसी के कॉस्ट में ऐड होगा। हमने वो रास्ते का जहाँ पे उस एसेट्स को परचेज किया और जहाँ पे हमें उसको यूज करना है, यहाँ पे लाने का अगर हमने कोई इंश्योरेंस पे किया है, रिपीट कर रहा हूँ, पर एनम वाला नहीं, इस ट्रांजिट का, इस रास्ते का, तो वो भी आपने पेमेंट किया, वो भी आपका एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। वन टाइम आपने क्या किया जी, रोड टैक्स पे किया। वन टाइम कोई भी खर्च करोगे तो वो सभी क्या होगा कि आपके एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। आपने कोई बिल्डिंग परचेज किया, उसकी रजिस्ट्री कराया, रजिस्ट्री में कुछ खर्चे हुए, वो भी आपके एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। मतलब एसेट्स को यूज करने लायक बनाने तक में जितने सारे खर्चे करते हैं, दे ऑल आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। एक बार आप जब एसेट्स को यूज करना शुरू कर दिए हैं, उसके बाद मेरे बच्चे कोई भी खर्चे करेंगे तो वो हम एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपका रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं। हाँ, फर्दर एक्सपेंडिचर में अगर कोई हमने बाद में कोई ऐसा खर्च कर दिया जिससे हमारे एसेट्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो हम उसको भी एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। ये बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें हम लोगों ने समझी हुई है। हमने ये भी पढ़ा हुआ कि अगर कोई सेकेंड हैंड एसेट्स हम परचेज करते हैं, अगर हम कोई सेकेंड हैंड एसेट्स परचेज करते हैं, तो सेकेंड हैंड एसेट्स को परचेज करने के बाद जो फर्स्ट टाइम आप रिपेयरिंग कराते हो अपने लायक, अपने यूज लायक बनाने के लिए, तो फर्स्ट टाइम जो भी रिपेयरिंग कराओगे वो भी आपके एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होता है। अगर वो सेकेंड हैंड होगा तो वो आपका। ये सारी बातें हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है। तीसरी बात, हमने ये भी क्वेश्चन देखा हुआ है कि अगर हमने कोई कमीशन पे किया है या कोई ब्रोकरेज पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स को परचेज करने के टाइम पे कोई कमीशन पे किया, हम उसको एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। लेकिन अगर हमने कोई कमीशन पे किया है एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एसेट, तो ये आपका सेलिंग प्राइस से हम क्या करते हैं, उसको डिडक्ट करते हैं। परचेज पे आप कमीशन पे करोगे, कॉस्ट में ऐड करेंगे। सेल पे कमीशन पे करोगे तो नेट सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम उसको उसमें से माइनस करते हैं। हमने क्वेश्चन किया है इसके ऊपर में। पर बच्चे, अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ऐसे हम लोगों ने जितने भी हमारे आपके डेप्रिसिएशन के मेथड है उनको हमने देखा हुआ है। मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। अगला जो पॉइंट है कि अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्वेश्चन के अंदर में अगर आपको परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो फिर ये परसेंटेज हमेशा हम किस पे अप्लाई करते हैं जी, उसके कॉस्ट के ऊपर में। जो उस एसेट्स की कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट पे हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं। कुछ बच्चे एग्जाम में गलतियां करते हैं, आप नहीं करना। कभी कभी एग्जाम कंफ्यूज करने के लिए कहेगा कि देखो जी, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, मान लो कोई मशीन है, वो कहता है कि मशीन की कॉस्ट जो है ना वो 8 लाख रुपीज़ आपका है। उसका जो स्क्रैप वैल्यू है, मतलब जब हम मशीन को बेचेंगे तो मान लो कि 1 लाख रुपीज़ में बिकेगा आपका, और क्वेश्चन में कहता है कि आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 10% है। बोलता है कि बताओ कि कैलकुलेट करो कि आपका डेप्रिसिएशन कितना होगा। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि यार 8 लाख में 1 लाख तो हमें बेच के मिल ही जाएगा, तो 7 लाख पे 10% अप्लाई कर देते हैं। वो गलत है मेरे बच्चे। आप इस बात को जानते हैं कि जब भी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, अगर परसेंटेज ऑफ यानी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो रेट हमेशा हम क्या करते हैं, कॉस्ट पे अप्लाई करते हैं। ये सारी बातें आपके लिए क्या होती है, यूजलेस हो जाती हैं। तो 8 लाख का 10% आपका 80,000 का डेप्रिसिएशन होगा। यही बात मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है रिविजन में कि इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी अप्लाई रेट ऑन है, ये रेट ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट। जो आपके एसेट्स की कॉस्ट होगी ना, हम उस पर अप्लाई करेंगे टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। इन दैट केस वी इग्नोर रेसिडुअल वैल्यू एंड द लाइफ ऑफ द एसेट्स। क्वेश्चन में रेसिडुअल यानी कि स्क्रैप वैल्यू बता देगा, एस्टिमेटेड लाइफ बता देगा, सब इग्नोर कर देना, क्योंकि जब भी रेट देगा मेरे बच्चे, रेट हमेशा क्या करेंगे, हम कॉस्ट पे अप्लाई करेंगे। क्लियर ना? इसका रीजन मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। लेकिन इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, अगर ये रेट आपको नहीं दिया हुआ, अगर रेट नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन में कॉस्ट बता रहा है, स्क्रैप बता रहा है, और कहता है कि जो एस्टिमेटेड लाइफ आपका है वो 5 साल है, 5 ईयर्स आपका है, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो हमने कहा कि अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है और फिर अगर आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, तो वी चार्ज डेप्रिसिएशन कंसिडरिंग कॉस्ट
एस्टिमेटेड लाइफ एंड द स्क्रैप वैल्यू। याद कीजिए हमने कैसे बताया था जी, 8 लाख में 1 लाख को माइनस करना 7 लाख हो गया, 7 को 5 से डिवाइड करना और वही पर ईयर का आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा बाय एसएलएम मेथड आपका। डब्ल्यूडीवी में यहाँ पे लॉग लगता है, लॉग एग्जाम में आएगा नहीं, तो सिंपली आपको ये बातें समझनी है ना। तो मैंने कहा कि इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, कंसीडर कॉस्ट ऑफ एसेट, रेसिडुअल वैल्यू एंड द लाइफ ऑफ द एसेट फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। इसके बाद मेरे बच्चे हमने आपको कई सारे क्वेश्चन कराए हैं कि मान लो आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो इसके बेसिस पे चार्ज कर रहे हो, इसके बेसिस पे, और आपका जो एस्टिमेटेड लाइफ है वो आपका चेंज हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। हम लोगों ने इस पे भी क्वेश्चन किया हुआ है, मैं आपको रिवीजन में उन क्वेश्चंस का यहाँ पे रिवीजन करा दूँ, है ना। ये लीजिए, मैं इसी को एक क्वेश्चन ही आपको फटाफट, ताकि आपका टाइम भी लगे कि कुछ यूज हुआ है यहाँ पे। ऐसा कहता है मेरे बच्चे, ऐसा कहता है, हम लोगों ने ज़रा पढ़िए, याद कीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 1 वो कहता है क्वेश्चन में, सर हम भी लिख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ एसेट, आपका जो एसेट्स है उसका कॉस्ट कहता है कि 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख रुपए। कहता है कि जो स्क्रैप वैल्यू है आपका, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, वो कहता है कि 1 लाख रुपीज़ है आपका। और जो एस्टिमेटेड लाइफ है, एस्टिमेटेड लाइफ आपके एसेट्स का, वो कहता है कि मान लो आपका 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स आपका। तो मेरे बच्चे डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करेंगे फर्स्ट ईयर में, पहले साल में, वो कितना हो जाएगा जी, 5 - 1 आपका 4 लाख रुपीज़। और इसको कितने से डेप्रिशिएट करेंगे, 10 ईयर्स से, तो कितना आपका हो जाएगा 40,000। अगर हम सेकेंड ईयर में निकालते हैं तो अगेन कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपीज़ ऊपर में है और डिवाइड बाई कितना, 10 इंटू आपका 1, मतलब कि सेकेंड यहाँ भी 1, यानी कि पहले साल का यहाँ पे दूसरे साल का, बट एक साल का ही निकाल रहे हैं, 40,000। मेरे बच्चे कहता है कि इन थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर में कहता है कि आपका एस्टिमेटेड जो यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट हैज बीन कहता है कि इंक्रीज्ड बाय अनदर मान लो कि 5 ईयर्स, बढ़ गया, घट गया, कुछ भी बता सकता है ना। तो याद कीजिए हम लोग कैसे करते थे डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर में हम कैसे चार्ज करते थे। हमने कहा कि भैया एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, 5 लाख रुपीज़, वो लिखा करते थे। 5 लाख में मेरे बच्चे आपका जो वैल्यू कभी डेप्रिशिएट नहीं होगा, हम उसको माइनस कर देते थे, है ना, यानी कि 4 लाख। और इस 4 लाख में जो डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, यानी कि 40,000 इंटू आपका 2, मतलब 80,000, ये आपका हो गया, डिवाइडेड बाई हमारे एसेट्स की लाइफ पहले कितने की थी, 10 साल। 10 साल में लाइफ कितना खत्म हो चुका है, 2 साल, तो 2 माइनस कर देंगे। और आज हमें लगता है कि लाइफ और 5 ईयर्स से बढ़ गई है, तो 5 साल इसमें ऐड कर देंगे, फिर जो आएगा उसी को हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। हमने इस पे भी बहुत अच्छा एक प्यारा क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है कि जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं कि जब भी आपका एस्टिमेटेड लाइफ या फिर स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज आएगा, तो जो भी चेंज आएगा मेरे बच्चे हम उसको प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, क्योंकि जो भी चेंज होगा हम प्रोस्पेक्टिव ही करते हैं, हम उस चेंज को प्रोस्पेक्टिव अप्लाई कर देंगे। अगर आपका लाइफ बढ़ गया, घट गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, 8 ईयर्स बचा था, जितना बढ़ गया घट गया उसको प्लस माइनस कर देंगे। ये स्क्रैप वैल्यू जो आपका 1 लाख आपने सोचा था, क्योंकि दे ऑल आर एस्टिमेटेड वैल्यू, जो आपने 1 लाख सोचा था अब लगता है कि 70 हो जाएगा या लगता है कि 150 हो जाएगा, तो जो भी हो जाएगा थर्ड ईयर में हम क्या करेंगे, उतनी वैल्यू को यहाँ पे लिख के फिर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। आपने ये काम किया है ना, ये सर हमने किया हुआ है। तो वो कॉन्सेप्ट जो है चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ का, वो मैंने बता दिया कि दे आर अप्लाइड प्रोस्पेक्टिवली, मतलब कि अप्लाइड, हम ये चेंज को क्या करेंगे, अप्लाइड आपका प्रोस्पेक्टिवली, ठीक है ना। आगे आने वाले समय में हम उसके हिसाब से कर लेंगे। चेंज इन आपका एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू बता दिया हमने आपको पहले कि अगर ये कहता है कि चेंज हो गया, तो अब आगे आने वाले समय में ये जितना हो गया वही माइनस करके हम आगे प्रोस्पेक्टिवली चेंज को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मेरे बच्चे एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने इस पर भी क्वेश्चन किया हुआ है कि जो टोटल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट, आपका जो एसेट्स है उस एसेट्स का जो आपका टोटल लाइफ है
उस एसेट्स का जो उसके लाइफ में जो टोटल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, वो टोटल डेप्रिसिएशन किसी भी हालात में कैन नॉट एक्सीड, ये एक्सीड नहीं करेगा टोटल डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। मतलब कि आप एक, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, याद कीजिए, आई थिंक मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन जो जैसे कि यहाँ पे आपका 5 - 1 इसका डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना हो गया, 4 लाख रुपीज। अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हो सकता है कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसके बाद भी एसेट्स आपका यूजफुल रह जाए। बताया था मैंने कि देखो जी, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मतलब कि जो आपने उसकी वैल्यू जो पेमेंट किया है ना, उस पेमेंट किए हुए वैल्यू को पार्ट पार्ट में प्रॉफिट लॉस में दिखाना, इसलिए हम डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज करते हैं। लेकिन उसकी वैल्यू को पार्ट पार्ट में प्रॉफिट लॉस में दिखाने के बाद भी हो सकता है कि वो एसेट्स अभी आपका रनिंग कंडीशन में हो और आप बिजनेस में उसको यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक बार जो उसका डेप्रिशिएबल वैल्यू है हमने उसको डेप्रिशिएट कर दिया और फिर भी हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि वो यूजफुल अभी है, वो रनिंग कंडीशन में। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। अकाउंटेंसी के अंदर में एसेट्स का जो डेप्रिशिएबल वैल्यू है, वो डेप्रिशिएबल वैल्यू जितना होगा टू द मैक्सिमम हम उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसके लाइफ टाइम में। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर देते हैं इवन दो एसेट्स आपका रनिंग कंडीशन में है। हम लोगों ने इस पे भी बड़ा क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस किया हुआ है और सारे बच्चे, चाहे आपने किसी और से पढ़ा होगा आपने या फिर अपने सेल्फ स्टडी किया होगा, इस पे आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऑलरेडी की हुई है। ठीक है ना। आप ये भी जानते हैं बच्चे कि अगर कोई एसेट्स मान लो आप बेचते हो, जब हम जैसे ये पॉइंट पढ़ेंगे, वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस, while calculating profit or loss on the asset, on profit or loss on sale of on sale of the asset, the book value on the date of sale is deducted from the sale price of the assets। आपका हम क्या करते थे जी, याद कीजिए कि जब कोई एसेट्स को हम बेचते थे या स्क्रैप्ड हो गया तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते थे। मैं याद दिलाऊं आपको, मैं आपको याद दिलाता हूँ। सुनिए, आप पहले, जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, ये 1 जनवरी आपका 2021 से लेकर या 1 अप्रैल ले लीजिए, 1 अप्रैल मिटा देता हूँ। अगर ये डेट आपका यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का है, और यहाँ पे मेरे बच्चे आपके पास पता है कि बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, आपके पास एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू यहाँ कहता है कि 6 लाख रुपीज़ का है, 6 लाख रुपीज़ का, और कहता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहता है कि आपका 10% है बाय WDV मेथड आपका, है ना। आपको पता ना WDV में जो वैल्यू स्टार्टिंग में होता है हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और SLA मेथड में हम क्या करते हैं जी, उसकी कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ मेरे बच्चे आपके एसेट्स का जो बुक वैल्यू है 6 लाख रुपए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहता है कि 10% है WDV पे, और कहता है कि यहाँ पे 1 सितंबर को हमने सोल्ड कर दिया, इस एसेट्स को सोल्ड कर दिया फॉर रुपीज़ आपका 1,20,000, मान लो 120 में बेच दिया। बोलता बताओ कि आपके एसेट्स को बेचने पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ। तो मेरे बच्चे मैंने बड़े प्यारे तरीके से कई सारे क्वेश्चन में आपको बताया कि देखो जी, अगर हमें इसको बेचने पे पता करना है कि प्रॉफिट या लॉस हमें हुआ तो कितना हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लिखते हैं पहले बुक वैल्यू ऑन इस साल के स्टार्टिंग में, यानी कि 1/4/2021 को इसकी वैल्यू कितना बता रहा आपका यहाँ पे 6 लाख रुपीज़ का अमाउंट आपका 6 लाख रुपए। फिर इसमें आप माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन अप टू डेट ऑफ सेल, अप टू डेट ऑफ सेल आपका, है ना। जिस दिन हमने एसेट्स को बेचा है उस दिन तक का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो मेरे बच्चे 6 लाख रुपीज़ स्टार्टिंग वैल्यू है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कहता है कि आपका 10% है ऑन WDV, और आपका कितने महीने, तो हमने 6 महीने उसको यूज किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसको 30 सितंबर कर लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कैलकुलेशन पे टाइम बर्बाद ना करूँ। मतलब इन शॉर्ट 6 महीने के बाद आप उसको बेचे हैं, तो 6/12 आपका कितना हो जाएगा, 30,000 का डेप्रिसिएशन, 30,000। तो मेरे बच्चे 6 लाख में 30 गया, यानी कि 5,70,000 यहाँ पे आ गया। दिस इज योर बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। जब आपने एसेट्स को बेचा है ना, उस दिन पे उसकी वैल्यू कितनी बुक में है, 570 की, और ये 570 का जो एसेट्स है वो सोल्ड फॉर
सोल्ड फॉर कितने में जी, 120 पे। तो मेरे बच्चे उस केस में आपको लॉस हो गया कि फायदा हो गया, सर लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया जी, 4,50,000 का, है ना। यही बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आप एसेट्स के बेचने पे प्रॉफिट लॉस को निकालना होता है, व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ द एसेट, बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल प्राइस। बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, ये देखो आप यहाँ पे, ये तो वैल्यू बुक की आपका साल के स्टार्टिंग में है। ऑन डेट ऑफ सेल 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ऑन डेट ऑफ सेल उसकी वैल्यू 570 है। और इसको हम क्या करेंगे जी, जो भी नेट सेल प्राइस होगा उसको डिडक्ट करेंगे और आपका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। मुझे बताओ जरा इसकी एंट्री क्या बनेगी जी। एंट्री हम लोगों ने क्या सीखा है, तो आपने एसेट्स को बेच दिया, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड कितने में बेचा है जी, 120 में, 120 आपका, ठीक है ना। इस 6 महीने का जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, कितना चार्ज किया, 30,000 रुपीज का अमाउंट आपका। और हमारे पास से 2 मशीन, जरा बताओ जो मशीन हमारे पास से चला गया वो हमारे बुक में कितने का था, 6 लाख का, है ना। जितना बुक में था वो हटा देंगे हम वैल्यू आपका। लॉस कितने का हो गया, 450 का। ये 450 का लॉस हम कहाँ से चार्ज कर लेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। यही तो एंट्री होता है, बोलो ना, यही तो हमने सीखा हुआ है। तो इन शॉर्ट जब भी आपका कोई कभी एसेट्स बेचेगा तो प्रॉफिट लॉस को पता करने के लिए हमेशा वी कंपेयर नेट सेल वैल्यू विद द बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। ऑन द डेट ऑफ सेल, इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे मैंने आपको कराए हुए हैं। तो ये क्योंकि हमारा एक रिवीजन क्लास है, हम इन सारी बातों को, ताकि आपको बार बार नोट्स को ना पलटना पड़े, आप उसको बता दें। लेकिन मेरे बच्चे मैं बता दूं पहले एक बार दोबारा, मैं हर एक आपके लेक्चर में बात कर रहा हूं कि आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से तभी कंप्लीट होगा जब इस मैराथन को देखने के बाद आप जो नोट्स बनाए हो ना क्लास में, जिस फैकल्टी से भी पढ़े होगे आप, या फिर जो सेल्फ स्टडी किया होगा, जो नोट्स बनाया होगा, उस नोट्स का एक एक पेज आपको पलटना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सॉल्व किया था, इसका मतलब ये था, अच्छा सर ने ये थ्योरी ऐसे समझाया था, इसका मतलब ये, आपको पलटना है, ताकि ये और जो नोट्स पलटोगे ना उससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका फायदा सिर्फ इतना ही मिलना है मेरे बच्चे कि सारे पॉइंट्स कंसाइज करके मैंने यहाँ पे रखे हुए, और दूसरा कोई फायदा इसका नहीं है। तो आपको क्या करना है कि ये 100% तैयारी आपकी तभी मानी जाएगी जब इसके साथ साथ आप वो काम करेंगे जो नोट्स बनाए हैं उसको पलटेंगे। कोई क्वेश्चन का आंसर करते समय लगता है कि भूल गए हैं, तो आपको फटाफट वीडियो में क्या करना है, दोबारा देखना है कि आखिर हमने क्या बोला हुआ है, और ये बेहतर तरीका आपका होता है। एनीवे, चलिए जरा, हमने आपको बोला कि प्रॉफिट लॉस को निकालते समय बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल प्राइस ऑफ द एसेट, और काम पूरा हुआ। ठीक है, फिर एक हमने बड़े क्वेश्चन में हमने सीखा है एंट्री फॉर लॉस ऑफ एसेट ड्यू टू फायर, थेफ्ट, कंसिडरिंग इंश्योरेंस क्लेम। मैं ये भी आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि याद कीजिए, हमने कहा था कि पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन के अंदर में आपको क्या करे जी, कि कहे कि भैया एसेट्स चल रहा था और आग लग गई। मैं इसी क्वेश्चन में बता दूँ आपको, आग लग गई, चोरी हो गया, कुछ भी आपका इसी क्वेश्चन में। ये लीजिए, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ये क्लीन इसलिए कर रहा हूँ मेरे बच्चे, ताकि आप भी ना मतलब क्लीन रहें, नहाएं धोएं, ठीक से शरीर को रखें। आप बहुत गंदे रहते हो, मम्मी पापा कितने गुस्सा करते हैं आप पे कि 10-10 दिन 20-20 दिन, कुछ बच्चे को तो मम्मी पापा मुझे फ़ोन करते हैं कि मेरा बेटा 8 साल से नहाया ही नहीं है। इतनी गंदगी क्यों, आखिर क्यों? इससे दिल, दिमाग, मन, सब जगह गंदगी भर जाती है। इसी क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन कहता है कि भैया यहाँ पे आपका सोल्ड नहीं हुआ, एसेट्स जो है बिका नहीं, यहाँ पे आपका लॉस्ट हो गया, लॉस्ट बाय फायर, आग लगी एंड लॉस्ट हो गया, है ना बच्चे। और उस केस में वो कहता है कि आग लगी, लॉस्ट हो गया, और ये 120 जो है ना अब बिका थोड़े, कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम जो है वो एडमिट किया गया। मतलब जब आग लगी ना तो इंश्योरेंस कंपनी कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको 1,20,000 का पेमेंट कर दूंगा। कुछ बच्चे मुझे जो मेरी पेड क्लास के हैं वो एक शायद क्वेश्चन मैंने जो इसमें कराया हुआ है वो गलती से आपका M4 के जगह पे मैंने M5 ले लिया है, बट रीजन से कोई दिक्कत नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट तो यही है। खैर एनीवे, अगर कहता है कि आग लगी एंड आपका एसेट्स लॉस्ट हो गया जी, अब बताओ क्या करेंगे? उसमें भी यही काम करना मेरे बच्चे। आप अब ऐसे बोलना, बुक वैल्यू स्टार्टिंग में इतना था, जिस दिन तक आग लगी उस समय तक 30,000 का डिप्रिसिएशन, ये बुक वैल्यू हो गया ऑन डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी उस दिन उसकी वैल्यू 570 थी। नॉट सोल्ड, बिका नहीं,
इंश्योरेंस क्लेम आपको यहाँ पे एडमिट किया गया 120 का, तो लॉस फिर भी कितने का हो गया 450 का। अब एंट्री कैसे करेंगे, सेम चीज। अगर कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड है, ये ध्यान देना होगा, एडमिटेड कहता है या रिसीव कहता है ना। अगर कहता है इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड है तो मेरे बच्चे आप कहोगे एंट्री के अंदर में कि भैया अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना वो पैसा दे रहे हो, कहता है कि मान लो आपका कितना था जी 120 आपका, यही अगर मान ले तो 120 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन जो 6 मंथ्स का चार्ज किया वो डेप्रिसिएशन अकाउंट आप डेबिट करेंगे, कितने का आपका 30,000 रुपीज का। हमारे पास से मशीन चला गया, टू मशीन अकाउंट कितने का था, जो स्टार्टिंग उसकी वैल्यू थी 6 लाख रुपीज, हटा दीजिए, और आपको लॉस कितने का हो गया आपका 450 का। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे जी 450 का अमाउंट दिखा देंगे। तो कुछ नया थोड़ी है, जैसे सेल की एंट्री करते हो वैसे यहाँ भी होगा। अगर वो कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड है तो मेरे बच्चे इंश्योरेंस कंपनी का नाम आ जाएगा। अगर कहता नहीं जी इंश्योरेंस क्लेम आप रिसीव कर चुके हो, अगर क्वेश्चन कह दे रिसीव्ड, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी के जगह पे हम क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट कोई भी, जनरली हम बैंक के थ्रू एंट्री करते हैं तो वो हम डेबिट कर देंगे जी। अब इंश्योरेंस कंपनी का नाम नहीं लिखेंगे, मतलब नॉर्मली सेल वाली एंट्री हो जाएगी। बोलो ना, हाँ यही तो हमने सीखा हुआ है। यस सर। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से बोले कि जो 6 लाख का वैल्यू आज 570 का था वो आपका लॉस्ट हो गया बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी आपका 120 देने को तैयार है, और मेरे बच्चे जो मशीन लॉस्ट हुआ है ना आग लगने से, उसका कुछ स्क्रैप बच गया और उस स्क्रैप को हमने बेच दिया है मान लो 30,000 में। मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ अब यहाँ पे, है ना, ये सारे केसेज मैंने क्लास में को कराए हुए हैं। कहता है कि ये देखो आप, मैं कहानी को थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ कि आपका जो एसेट्स है, आपका जो एसेट्स है जो 570 का था ये लॉस्ट हो गया, और कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम जो एडमिट किया गया, एडमिटेड, वो कहता है कि क्लेम जो एडमिट हुआ है वो आपका 120 का। एक बात तो ये बोल रहा है कि इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ 120 का। फिर कहता है कि ये जो मशीन जो लॉस्ट हुआ ना उसका कुछ स्क्रैप है, और हमने इसका जो स्क्रैप है उसकी एक वैल्यू बताएगा कि उसको हमने सोल्ड कर दिया, है ना, मान लो 50,000 में। मतलब इंश्योरेंस कंपनी कहता है कि भैया हम तो आपको सिर्फ 120 पे करेंगे। हमने कहा कि ठीक है 120 दे दो, और उस मशीन का स्क्रैप हम मार्केट में जाके कबाड़ी वालों को 50 में बेच दिया, तो अब हमें लॉस कितना हुआ, तो 570 में 170 की रिकवरी हो गया ना बच्चे, तो लॉस कितने का हो गया आपका 4 लाख का। ये लॉस आपका निकल के आया। एंट्री कैसे बनेगा ये देखिए आप, कैश इंश्योरेंस कंपनी कहता है क्लेम एडमिटेड, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर क्लेम एडमिटेड है तो कुछ इस तरीके से, मैं पूरा एंट्री दिखा देता हूँ, बहुत समय हमारे पास रिवीजन करने के लिए, आपके साथ ही तो हूँ मैं, है ना। मैं क्या करूँगा, एक तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है ना, कितने रुपए जी हमें मिलने का तैयार है 120 आपका, ठीक है। उसके बाद आपका जो स्क्रैप बेच दिया तो कैश हमारे पास आया, कैश डेबिटेड, कितने रुपए आ गए आपके पास 50,000 का अमाउंट, ठीक है। आपने डेप्रिसिएशन इस साल में इस एसेट्स पे कितना चार्ज किया 30,000, ठीक है। आपके पास से मशीन हमारे बुक से कितने का चला गया, मशीन था आपका 6 लाख का, जितना हमारे बुक में दिख रहा होगा हम उसको हटा देंगे, एंड जो लॉस हो गया प्रॉफिट लॉस डेबिट कितने का आपका 4 लाख का, है ना। बहुत टफ एंट्री आएगा तो ये एंट्री आ जाएगा, है ना। वो ये भी कह सकता है कि इंश्योरेंस क्लेम नॉट एडमिटेड रिसीव्ड, तो जब रिसीव हो चुका है मेरे बच्चे तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों अमाउंट को इकट्ठा करके एक साथ दिखा दूंगा, कैश या बैंक आपका 170, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंट्रीज मतलब कि जब आपका हम अकाउंट बनाते हैं मशीन का यानी कि एसेट्स का, तो बोलता है, एक हमने क्वेश्चन आपको कराया था, आपको याद होगा, कविता वाला, शायद कविता या पता नहीं क्या नाम था, कि वो आपका लॉस हो गया, तो दिस इज द वे टू पास द एंट्री आपका, ठीक है। तो ये भी बात मैंने आपको रिवीजन कराया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। क्या याद कीजिए, एक एंट्री और जो आपको कंफ्यूज करता है वो आपका एक्सचेंज वाला। हमने क्वेश्चन कराया मेरे बच्चे कि ओल्ड एसेट्स को अगर नए एसेट से आप यहाँ पे एक्सचेंज करते हो तो इसकी एंट्री आपका एसेट्स अकाउंट में कैसे जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसको भी मैं आपको प्रॉपर रिवीजन करा दूँ, एंट्री ही करा के आपका मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूँ। सर ये हमें भी लिखना, हाँ बदमाश साथ साथ लिखो ना,
जब साथ साथ हम करते हैं ना कुछ काम, आप और हम दोनों मिलके, तो अच्छा लगता है। मुझे भी लगता है कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है। अकेले करूँगा तो फिर क्या फ़ायदा, बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ। बताओ जरा, 17, 18, 20 घंटे का मैराथन होता है, 20 घंटे कॉन्टिन्यूस। आप सोचते हो कि सर 20 घंटे कॉन्टिन्यूस आप बोलते रहो, आप तो यही चाहते हो ना कि बोलते रहो। 20 घंटे जो एक ड्रेस में आपने रिकॉर्डिंग किया, स्टार्टिंग में सर ड्रेस को चेंज कर लिया। अरे बदमाश, हम भी इंसान है। 20 घंटे 25 घंटे 30 घंटे कॉन्टिन्यूस कैसे बोल सकता हूँ? कोई भगवान थोड़े हूँ मैं यहाँ पे। आप नहीं नहाते हो, मैं नहाता हूँ, मुझे डेली नहाना होता है, कपड़े चेंज होते ही होते हैं आपका, है ना। तो आप ऐसे ना बोलो। आओ जरा मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी क्वेश्चन कहता है कि ये देखो आप यहाँ पे आपको कहता है कि 1 अप्रैल 2021, यहाँ कहता है कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट, एक एसेट है जी जिसकी वैल्यू यहाँ पे 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए आपका। डेप्रिसिएशन कहता है कि जो रेट चल रहा आपका वो चल रहा है 10% बाय WDB। मैं WDB पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि SLM के लिए कॉस्ट भी बताना पड़ेगा, वो ऑलरेडी आप जानते हैं, तो मैं फटाफट यहाँ पे काम करूँगा। साल का एंड मेरे बच्चे कहता है कि 31 मार्च 2022 को होता है, और यहाँ कहता है यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021 को कहता है कि आपने ये जो ओल्ड एसेट है ना, ये एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज्ड विथ न्यू एसेट, एक नए एसेट से एक्सचेंज कर लिया। कॉस्टिंग रुपीज, उस नए एसेट का जो कॉस्ट है वो कहता है कि मान लो आपका यहाँ पे कितना ले लो, 2,90,000, कुछ भी ले सकता था, बस दिमाग से 290 निकल के आ गया, है ना। बोलता कि बताओ जी आपका यहाँ कहता है कि आप क्या करोगे, तो मेरे बच्चे कहता है कि यहाँ पे रिमेनिंग पेमेंट जो है, रिमेनिंग अमाउंट जो बच गया, इसको एक्सचेंज करने के बाद जो बाकी अमाउंट रिमेनिंग है, बैलेंस अमाउंट, रिमेनिंग बैलेंस कह देता हूँ, बैलेंस अमाउंट जो है वो कहता है कि पेड इन कैश। हमने क्या किया, उसको कैश में पे कर दिया है। बोलता बताओ इसका एंट्री क्या होगा। मेरे बच्चे सेम काम, आप तो इसको सिंपली आप जिस तरीके से एसेट्स बेचते हो ना उसकी एंट्री लेकर आइए। तो हम क्या करते हैं जी, पहले इसकी वैल्यू पता करेंगे ऑन 1 अक्टूबर। मैं यहीं पे कर रहा हूँ, अलग से नहीं करूँगा। 2 लाख रुपीज आपका स्टार्टिंग में, इस साल के स्टार्टिंग में 2 लाख का 10% आपका 20,000 और 6 महीने का डिप्रिसिएशन यानी कि 10,000, यानी कि इस एसेट्स की वैल्यू यहाँ पे कितने की आपका है, 1,90,000 और ये हमने एक्सचेंज कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, हम लोग कैसे एंट्री करते हैं। पहला एंट्री है ना, इसी एंट्री का इम्पैक्ट हम अपने मशीनरी अकाउंट में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में किया, वो सारे बच्चों ने किया होगा, मैं तो बस रिवीजन करा रहा हूँ आपका। सुनो ना मेरी बात, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, एक तो आपका जब इस मशीन को एक्सचेंज कर दिया तो हमारे पास से मशीन चला गया, टू मशीन। बताओ जो मशीन चला गया उसकी बुक में वैल्यू कितनी है, 2 लाख। जितनी बुक में वैल्यू उसको हम हटा देते हैं। हमने ये मशीन कितने में दे दिया, 190 में। तो ये जो वेंडर है ना, वेंडर मतलब जिससे हमने इस एसेट्स को परचेज एक्सचेंज किया, जिस बंदे से, हम उनको ये दे दिए कितने में जी, 190 में। हमने कैश में थोड़े बेचा, हमने तो उस वेंडर को दे दिया जिससे हमने क्या किया, इस मशीन को परचेज किया था, ठीक है ना। और इस पे आपका डेप्रिसिएशन हमने इस बार कितना चार्ज किया जी, डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया हमने यहाँ पे, 10,000 का। हो गई बात। यहाँ पे ओल्ड मशीन को हमने एक्सचेंज कर लिया। सर अभी रुक जाओ, अभी जितने केसेज होंगे मैं उसका भी रिवीजन कराऊंगा, बट फिलहाल इस क्वेश्चन के मुताबिक दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, अब नया मशीन परचेज करेंगे। तो जब नया मशीन परचेज किया तो नॉर्मल एंट्री कीजिए ना, नया मशीन परचेज करने का, मशीन अकाउंट डेबिटेड। नया मशीन कितने का है, 290 का, तो 290 का नया मशीन आ गया, 290 का। और हमने ये किससे परचेज किया, वेंडर से, तो टू वेंडर अकाउंट कितना, 290 का अमाउंट आपका, ये कर दिया जी। और तीसरी एंट्री में मेरे बच्चे कहता है कि इस वेंडर को हमने पे कर दिया, है ना, कहता ना कि बैलेंस अमाउंट पे कर दिया। तो जब बैलेंस अमाउंट पे कर दिया तो आओ ना उसको पेमेंट करने की एंट्री कर लो। क्या जाता है, एंट्री तो करना है। तो आप मुझे बताइए थर्ड एंट्री में कि वेंडर को हमें कितना पे करना है। ये देखो 290 क्रेडिट, 190 आपका डेबिट, तो नेट तो इनको सिर्फ 1 ही लाख देना था ना बच्चे। तो वेंडर को अब 1 लाख का पेमेंट कर दो। वेंडर जो 1 लाख क्रेडिट में है
उसको हम डेबिट कर देंगे, इनको पेमेंट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, एंड टू कैश या टू बैंक अकाउंट, जैसे भी आपने पेमेंट किया होगा। हो गई एंट्री हमारी। क्या जाता है इसके अंदर में, एक्सचेंज किया ना, ओल्ड हमने दे दिया, नया ले लिया, तो आप एक तरीके से कह रहे हैं कि ओल्ड हमने बेच दिया, नया हमने ले लिया। एक सवाल और बन सकता है कि सर बुक में 2 लाख का है, हमने ये जो आपका एसेट से ओल्ड एक्सचेंज कर दिया विद द न्यू वन, लेकिन जो ओल्ड है ना हमने एक्सचेंज किया, एक्सचेंज फॉर ₹160, ये भी हो सकता है। मतलब कि हमारे मुताबिक हमारे बुक में उसकी वैल्यू कितने की थी, 190, लेकिन वेंडर इस बात को नहीं माना। वेंडर कहता भैया हम 190 में थोड़े ही लेंगे, हम तो इसको 160 में लेंगे। तो एक तरीके से आपका वो ओल्ड एसेट्स 160 में बिक गया। तो क्या करेंगे, इस एंट्री में चेंज, ये वेंडर को से अब हमें कितना, जिसे 160 लेना है, 190 नहीं लेना। और जो आपके पास लॉस हो गया, लॉस कितने का हो गया आपका, लॉस हो गया आपका 30,000 का, क्योंकि 190 का चीज़ कितने में बिक गया, एक तरीके से आपका 160 में। ये देखिए आप यहाँ पे, तो 30,000 का क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे आपका लॉस यानी कि प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ये आपका ओल्ड को एक्सचेंज करने का मतलब जितने में लेके गया हम उसके हिसाब से एंट्री। अगर ये वैल्यू अलग से नहीं बताएगा तो हम क्या मानेंगे, जितना हमारे बुक में आज उसकी वैल्यू है उतने पे वो एक्सचेंज कर लिया। और दूसरी एंट्री तो ऐसी बनेगी जी, तीसरी एंट्री में आपने कहता है कि पेमेंट कर दिया, तो अब कितना करोगे, 190 माइनस 160, 130 का पेमेंट कर देंगे। हो गई बात यहाँ, बोलो ना, यही तो होगा। यस सर। अगर वो अमाउंट पे करने की बात नहीं करेगा तो ये एंट्री नहीं पास करना, ये 2 ही एंट्री करके दिखा देना। और ऐसे भी मशीनरी अकाउंट में ये एंट्री तो जाना ही नहीं है, ये तो वेंडर अकाउंट बोलेगा तो उसमें जाएगा, है ना। वेंडर अकाउंट अगर हमें जब बोलेगा तो उसमें ही जाएगा ना, इसका तो कोई एंट्री से आपका मशीन से कोई लेन देन ही नहीं है। तो पे हुआ चाहे नहीं हुआ क्या फ़र्क पड़ता है, ये एंट्री आपको एक्चुअली करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको क्या किया, जब एसेट्स कोई एक्सचेंज होगा तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी मैंने आपको यहाँ पे फटाफट रिवीजन करा दिया। बाकी तो मेरे बच्चे मैंने क्लास में आपको बोला हुआ है कि हमारा एक महामंत्र है, इस महामंत्र को पकड़ के मतलब हमेशा एग्जाम में एक पहले आप डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम पे वो जितने भी क्वेश्चन में कहेगा कि ये परचेज हुआ, वो सेल हुआ, उसको प्रॉपर तरीके से डेट वाइज पुट करेंगे। मैंने आपको कहा भी था क्लास के अंदर में कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो चांसेज है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए, क्योंकि इतने सारे डेट को याद रखना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मेरे बच्चे। इसलिए बेटर होता है कि एक डायग्राम बनाइए और इस पे सारी बातें लिखो कि इस डेट पे क्या क्या हुआ, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। नाउ अब अगला टॉपिक होता है इसमें रिवीजन का, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें पता है कि AS10 आपका इस पे आपका चलता है जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसमें कि पूरा एसेट्स पे कितने को एसेट्स कितने पे दिखाना है, एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है, क्या मेथड होगा, सब AS10 में लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो देखो, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन AS10 कहता है, और ये चेंज क्या बोलता है कि इट शुड बी अ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि आगे आने वाले समय में हमने पहले साल में 10% SLM था, दूसरे साल में SLM था, तीसरे साल में SLM था, चौथे साल में हमने डिसाइड किया कि नहीं जी हमारा WDB होगा। तो ठीक है, चौथे साल के एंड से हम क्या करेंगे, WDB से चार्ज करना शुरू कर देंगे। जो वैल्यू अभी बुक में बची होगी हम उस पर WDB अप्लाई कर देंगे। पहले से WDB था, 3 साल तक हमने चार्ज किया, चौथे साल से SLM हो गया, तो कोई बात नहीं जी, 3 साल तक WDB, चौथे साल में हम क्या करेंगे, उसके कॉस्ट जो होगा, कॉस्ट, क्योंकि रेट जब भी देगा तो कॉस्ट पे अप्लाई करेंगे, तो आप उसके कॉस्ट पे क्या करोगे, आगे डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देना। यही तो हमने सीखा है, बोलो ना। हाँ यस सर, तो वही तो बोला आपने। एक बात और आपके एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, कि जब आप AS10 के मुताबिक जो मेथड आप चेंज करते हो ना बच्चे, ये आपका ट्रीटेड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाता है। मतलब आपका एस्टिमेट चेंज हो गया, पहले आपका एस्टिमेट कुछ और था और अब आपका एस्टिमेट कुछ और होगा। मतलब हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि जरा बताओ, ये जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हैं वो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है कि एस्टिमेट का चेंज है। तो एस्टिमेट है, हमने जो पहले से एस्टिमेट लगाया था वो गलत हो गया, अब सही करना चाह रहे हैं, दूसरा हम नया एस्टिमेट लेके आना चाहते हैं। तो चेंज इन मेथड इज द अकाउंटिंग एस्टिमेट आपका, ठीक है ना। इसके बाद आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बातें थ्योरी के रूप में जो आपको रखना है वो आपका क्या था जी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। एग्जाम में हो सकता है कि बताओ जी राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन या राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डेप्रिसिएशन, तो इतना चीज़ आपके लिए काफ़ी है।
डेप्रिसिएशन क्या है? ग्रेजुअल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, इफेक्ट्स ऑफ टाइम। मतलब टाइम बीतने से, जो यूज करने से उसका जो चेंज इन फैशन टेक्नोलॉजी होता है, या फिर वेयर एंड टियर से जो वैल्यू कम होता है, हम उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को हमेशा बुक में कौन से प्राइस पे दिखाते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे या फिर एक्विजिशन कॉस्ट पे। मेरे बच्चे, ओरिजिनल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट, अभी बताया था ना, कॉस्ट आपका वही कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट होता है। एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन का मतलब कि परचेज प्राइस प्लस ऑल आगे के खर्चे आपका। AS 10 ने एसेट्स की कॉस्ट को कितने पे दिखाना, उसका भी हल्का फुल्का आपके सिलेबस में डिस्कशन किया है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी समझना कि ये आपका होता है। और वही बात है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट का मतलब कि आप एसेट्स को पहले इस पे दिखाते हो, लेकिन जो आपका फिक्स्ड एसेट्स है वो कई साल तक आपको बेनिफिट देता है ना, फ्यूचर में आपका। इसलिए क्या करते हैं कि उस कॉस्ट को एक साल में प्रॉफिट लॉस में दिखाने के बजाय हम लोग क्या करते हैं जी, कई उसके एक्विजिशन कॉस्ट को हम पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एलोकेट करते हैं, और एक्सपेंस के रूप में हम उसको दिखाते हैं प्रॉफिट लॉस में, जिसको हम बोलते हैं आपका डेप्रिसिएशन। ये पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिया, ये नोट्स आप डाउनलोड कर लेना। एग्जाम में पूछ सकता है, जरा बताओ कि वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम, उसका रीजन क्या है? मतलब क्यों, मतलब व्हाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन, मान लो पूछ दे आपका, या व्हाट आर द रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन, या व्हाट आर द काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो मेरे बच्चों, वेयर एंड टियर ड्यू टू एक्चुअल यूज, मतलब कि जो यूज करते हो उससे जो एसेट्स की वैल्यू कम होता है। फ्लेक्स ऑफ टाइम का मतलब कि जो टाइम गुजरता है, जो चीज़ पुराना होगा तो उसकी वैल्यू कम होगी ही होगी पहले से आपका। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, कोई नया प्रोडक्शन मेथड आ गया, नया आपका मार्केट डिमांड में कुछ चेंज आ गया जी, है ना, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन आ गया कि आप इसको यूज नहीं कर सकते जी, तो फिर एसेट्स की वैल्यू गिरेगी ही गिरेगी। जैसे कि आपका डीजल कारें हैं कि 10 साल के बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते, तो कन्फर्म्ड उसकी वैल्यू बाद में जीरो हो जानी है, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। मार्केट वैल्यू आपका एसेट्स का कम होता है टाइम पुराना होने से, इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एंड डिप्लेशन, जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको जैसे जैसे कंज्यूम करोगे उसकी वैल्यू कम होगी, इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो क्यों रीजन्स पूछ दे कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, काउजेज पूछ दे, तो मेरे बच्चे 5 पॉइंट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, यही लिखना आपने। सारी बातें आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के मुताबिक आपको रिविजन करा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव पूछ दे या नेसेसिटी फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये तो था काउजेज या फिर रीजन क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि या फिर उसका नेसेसिटी क्या है, क्यों चार्ज करना पड़ता है, चार्ज करने का नेसेसिटी क्या है, क्यों जी। तो एक तो इनकम मेजरमेंट है ना, आप इनकम मेजरमेंट सही बिना डेप्रिसिएशन खर्च को दिखाए बगैर हम प्रॉफिट सही नहीं निकाल सकते, दैट्स व्हाई वी चार्ज डेप्रिसिएशन। आपके जो ट्रू पोजीशन है, मतलब कि जो आपका बैलेंस शीट है उसमें सारे एसेट्स रीजनेबल यानी कि सही वैल्यू पे दिखे, उसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, हमने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोला है कि आप मेंटेन करते हैं, क्योंकि जो नया एसेट्स परचेज करना होता है एक टाइम के बाद उसके लिए पैसे चाहिए, तो हम उसका पैसा जमा करते हैं, तो एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए फंड चाहिए, इसलिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एंड करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमें पता है कि जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे कि भैया जब प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होती है ना, तो उसमें हमें डेप्रिसिएशन आइटम को ऐड करना होता है, बिना डेप्रिसिएशन के हम कॉस्टिंग किसी का नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए भी हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट चाहिए। तो मेरे बच्चे, अगर आपसे कहता है कि जरा बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का या नेसेसिटी क्या है, तो ये 4 बातें बतानी है। डेप्रिसिएशन के काउजेज क्या है या फिर रीजन क्या है, क्यों डेप्रिसिएशन होता है, तो फिर आपको ये बताना है ये क्यों होता है और यह उनकी नेसेसिटी है ना, क्यों चार्ज करना पड़ता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन मेजरमेंट, आपका जो एसेट्स पे आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना होगा। 3 चीज़ें बता चुका ऊपर में, कॉस्ट, उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और उसका स्क्रैप वैल्यू अगर कुछ होता है तो। इन 3 को देखते हुए मेरे बच्चे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन या फिर उसका हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालते हैं। एसेट्स की कॉस्ट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि फिक्स्ड एसेट्स का जो कॉस्ट होगा उसमें क्या क्या आइटम आएगा, मैं पहले समझा चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा आइटम ऐड करूंगा AS 10 के मुताबिक। जब आप इंटर में आएंगे, CA इंटर के अंदर में, तो वहां पे आपको और डिटेल में समझाऊंगा, वहां पे हम पढ़ेंगे AS 10, वहां और डिटेल में आपका डिस्कशन है। बट फिलहाल कि जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि फिक्स एसेट्स का कॉस्ट निकालना होता है तो मेरे बच्चे हम क्या करते हैं, एक तो एसेट्स का परचेज प्राइस लेंगे इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी परचेज टैक्सेज, मतलब कि
एसेट्स को परचेज करने में जितने भी टैक्सेज लगते हैं, जितने भी आपका ड्यूटीज लगते हैं, उन सबको हम ऐड करेंगे, बशर्ते कि वो नॉन रिफंडेबल हो, मतलब बाद में हमें वापस ना मिले, मतलब जो लग गया सो लग गया। कोई ट्रेड डिस्काउंट उसको माइनस करेंगे, कोई रिबेट उसको माइनस करेंगे जो हमें मिल गया है जी। एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी, वही जो आपका लाने का ट्रांसपोर्ट खर्चे हो गया, इंस्टॉल करने के खर्चे आपके हो गए, है ना, उस पर परचेज के टाइम पे कोई कमीशन पे करना, वो सभी हम इसमें ऐड करते हैं। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग एंड द आइटम एंड रीस्टोरिंग द साइट, ये अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा सा समझाऊंगा कि मेरे बच्चे AS10 जब आया था तो उन्होंने कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छा वाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो जी, कॉस्ट के कंसेप्ट में जो आपके संतोष सर ने स्टार्टिंग में आपको कॉस्ट का मीनिंग बताया था वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जिस साइट पे आप अपना प्लांट लगाए हो, जिस साइट पे आपने मशीन लगाया हुआ है, अगर वो साइट आपका अपना नहीं है और आपने जिससे किराए पे उस साइट को लिया है, आपने उससे एग्रीमेंट किया है कि ठीक है जी, जब मैं आपका ये जगह छोड़ के जाऊंगा, मशीन प्लांट हटाऊंगा, तो आपके साइट को बिल्कुल वैसे ही करके जाऊंगा जैसे पहले था। तो आपको आज एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि उस टाइम पे जब आप हटोगे तो उस साइट को रीस्टोर करने में कितने खर्चे होंगे। बहुत खर्च होते बच्चा, इतना तो सोचना कि 5-10 रुपया 100 की रिपेयरिंग होगा। बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़े बड़े साइट्स होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उस साइट को रीस्टोर करने में। तो हमें लगता है कि 5 करोड़ रुपए खर्च उस समय होगा, तो उस 5 करोड़ की आज की जो वैल्यू है ना, वो क्या करते हैं, वो भी कॉस्ट में ऐड करते हैं। आपको ये बस थ्योरी के रूप में अभी रखना है, बाकी इंटर में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा AS10 के मुताबिक, वहाँ डिटेल में स्टडी करना है। यहाँ तो डेप्रिसिएशन के लिए इतनी बातें आपके लिए काफ़ी रहेंगी। ये जो आपका कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू लोकेशन कंडीशन, उसके अंदर में कौन कौन से एग्जांपल बताइए जी, क्या क्या होगा। तो कहता है कि भैया कोई कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय है जो कि आपके एसेट्स को एक्वायर करने में आपका डायरेक्टली लगा हुआ है, साइट जहाँ पे एसेट्स इंस्टॉल होगा उस साइट को ठीक से बनाने में, इनिशियल जो डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट हुआ वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, इंस्टॉल करने में कोई खर्च हुआ उसको ले लेंगे, आपके एसेट्स की टेस्टिंग हुआ, टेस्टिंग में कुछ खर्च हुआ वो भी हम ले लेंगे, कोई प्रोफेशनल आपने हायर किया अपने एसेट्स को इंस्टॉल कराने के लिए तो उसके जो चार्जेस पे किए वो सारे चार्जेस क्या होंगे, आपके एसेट्स की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। हो सकता है कि पूछ दे कि बताओ जी कॉस्ट ऑफ PPE क्या होगा, फिक्स एसेट एज पर आपका AS10, तो ये सारी बातें बताएंगे। अगर ये क्वेश्चन 2-3 नंबर में आ गया तो इतना काफ़ी है, अगर ये 5 नंबर में आ गया तो इसका डिटेल फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कि आपके एसेट्स की कॉस्ट के पार्ट नहीं बनते मेरे बच्चे। तो कहते हैं कि जो सर ने ऊपर नाम बताया ना, इसके सिवाय जितने भी दूसरे खर्चे होंगे वो आपके एसेट्स के कॉस्ट के पार्ट नहीं बनेंगे। जैसे कि इसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन। मैंने क्या किया जी, एक प्लांट स्टार्ट किया। अब प्लांट को स्टार्ट करने के टाइम पे हमने किसी एक मान लो हीरो को या किसी एक्ट्रेस को बुला लिया और उससे इनॉग्रेशन कराया और उस पर 5 करोड़ रुपये हमने पे कर दिया। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। वो इनॉग्रेशन से, वो फीता काटने से कॉस्ट का एफिशिएंसी नहीं बढ़ जाता बच्चे, हम बोलते हैं कि उसको नहीं ऐड करेंगे, तो वो आपका नहीं ऐड होगा। कोई नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो और उसके लिए कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, वो भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, है ना। नए कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन ए न्यू लोकेशन और न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, नए आपका कोई कस्टमर है या नए आप जगह पे जो स्टार्ट कर रहे हो प्लांट, वहाँ पे जो स्टाफ है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग से प्लांट के कॉस्ट का क्या मतलब है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। और कोई एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी कुछ जनरल खर्चे हैं जो कि आप बिजनेस में करते चले जा रहे हो जो उस प्लांट से नहीं जुड़ा हुआ, वो भी हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना। यूजफुल लाइफ का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ कितना होगा जी, वो आपका हो गया। स्क्रैप वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, बट इनको पढ़ लेना आप, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया कि व्हाट डू मीन बाय स्क्रैप वैल्यू, तो आपको ये समझने में बहुत हेल्प करेगा। आपको ऐसे मैंने समझाया हुआ है, यहाँ भी मैंने बता दिया है। एक आपका इंस्टीट्यूट ने आपके स्टडी मटेरियल में एक पॉइंट डाला हुआ है, पता नहीं मैं समझाने कि क्यों उन्होंने डाला, बट ये चीज़ आपके लिए बड़ा रेलिवेंट हो जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है फॉर थ्योरी ओनली, है ना, आपके थ्योरी के लिए। कि अगर जैसे ये एक्चुअली AS10 की बात है, डिटेल आपको पढ़ाऊंगा इंटर में, बट उन्होंने कहा कि देखो जी, अगर किसी एसेट्स का कोई कंपोनेंट आप चेंज करते हो, माफ कीजिए सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट्स ऑफ एन एसेट, मतलब पता है AS10 अभी क्या करता है बच्चे, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त बात बोला हुआ है जिसमें कि बहुत कंफ्यूजन है, बट अभी आपको पढ़ना होगा उसको। वो कहता है कि देखो जी, अगर आपने कोई बहुत बड़ा प्लांट लगाया है, कोई बहुत बड़ा मशीनरी लिया हुआ है,
एक प्लांट लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ा प्लांट आपने लिया हुआ है और उस प्लांट के बहुत सारे पार्ट हैं। एक बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, एक आपका एरोप्लेन हो गया। एरोप्लेन में कई चीज़ें होती हैं, अगर देखें तो उसमें कई तरीके के सेट्स हैं। जैसे कि एरोप्लेन के अंदर में उसका एक बॉडी है जी, अलग है आपका, उसके सीट से वो अलग आपके हैं, उसका जो एसी का पूरा जो सिस्टम प्लांट है वो एक अलग है। तो एस्टेन ने पता क्या बोला है कि अगर किसी एसेट्स के जितने भी सिग्निफिकेंट पार्ट्स आप बना सकते हो ना, जितने भी सिग्निफिकेंट पार्ट, उन सारे पार्ट को आप अलग अलग कर दो। मतलब तोड़ना नहीं है आपको एयरक्राफ्ट को, अकाउंट्स में उन सबकी वैल्यू को अलग अलग रिकॉर्ड करो और सबकी वैल्यू को अलग अलग आप डेप्रिशिएट करो। इट्स वेरी चैलेंजिंग। पता नहीं एस्टेन ने ऐसी बातें क्यों की है, बट करना है मेरे बच्चे कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका जब भी कोई एसेट्स के कई सारे सिग्निफिकेंट पार्ट है और वो पार्ट अलग अलग आप एलोकेट कर सकते हो कि उसका कॉस्ट कितना है, उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है, उसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, तो कहते हैं कि उस एसेट्स को उतने पार्ट में डिवाइड करके आप अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, कंसिडरिंग देयर सेपरेट कॉस्ट, सेपरेट आपका स्क्रैप वैल्यू एंड द सेपरेट आपका एस्टिमेटेड लाइफ। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली उन्होंने ये इसका लॉजिक क्या डाला है। एस्टेन कहता है कि यार आपके एयरक्राफ्ट के अंदर में या एरोप्लेन के अंदर में जो सीट्स है उनकी लाइफ अलग है, कॉस्ट हैवी है नो डाउट कि उसका आपका लेकिन उसका आपका लाइफ अलग है, उसका स्क्रैप वैल्यू अलग है। जो आपका एसी प्लांट उसमें लगा हुआ है वो उसका अलग आपका लाइफ है। तो सबको आप इक्वल लाइफ में कैसे डिप्रिशिएट कर सकते हो, इसलिए उनका कहना है कि जितना गुंजाइश हो सकता है उसको पार्ट पार्ट में करके आप डिप्रिशिएट करें। पढ़ो ना। इट मे बी नोटेड दैट एस्टेन एज वेल एज द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन ए कंपोनेंट बेसिस। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट बेसिस डेप्रिसिएशन। कहता है कि ईच पार्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विथ ए कॉस्ट दैट इज सिग्निफिकेंट in relation to the total cost of the asset should be depreciated separately. An enterprise should allocate the amount initially recognized in respect of an item property plant equipment to its significant part and should depreciate each part separately. कहते हैं कि वो आप हर एक पार्ट को जो अलग से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है विथ आपका सिग्निफिकेंट कॉस्ट, उसको अलग अलग आप डेप्रिशिएट करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट ओनली फॉर थ्योरी एट योर लेवल। जब आप इंटर में आएंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में सिखाएंगे और वहाँ पे हम समझेंगे कि उसका क्या डिटेल डिस्कशन है। ठीक है, फिर एक चीज़ आपको पढ़ना है, आपका हमने क्लास में कराया हुआ है रिवीजन के तौर पे, रिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। मैं डायग्राम से इसको प्रेजेंट करूँगा, ये डायग्राम आप मेरे साथ बना लेंगे। इसका भी डिटेल डिस्कशन आपका नहीं है, बट उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपको आपके एग्जाम के लिए पढ़ना इस चैप्टर के अंदर में। ये डायग्राम मेरे साथ रेडी करेंगे आप। देखो, कहते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि फिक्स्ड एसेट्स पीपीई का जो रिवैल्यूएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। कहते हैं कि देखो जी, ये रिवैल्यूएशन आपका जब फर्स्ट टाइम होगा, एक तो पहले आपका जो एसेट्स होगा वो हर एक पीपीई को हम कॉस्ट प्राइस पे मेजर करेंगे स्टार्टिंग में, करते ना बच्चे, ये सर। फिर हमारा अकाउंट्स अलाउ करता है कि अगर उसकी वैल्यू मतलब कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद भी अगर ट्रू वैल्यू नहीं दिख रहा है तो आप उसको रिवैल्यू कर सकते हो। जैसे कि सिग्निफिकेंटली कोई किसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई, किसी की वैल्यू बहुत घट गई, कुछ भी हो सकता है, तो आपको रिवोल्यूशन अलाउ करते हैं वो। कहते हैं कि अगर ये रिवोल्यूशन फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप पहली बार, तो या तो रिवोल्यूशन पे आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, है ना, या फिर आपको होगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यही तो होगा बच्चे, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहते हैं कि ट्रांसफर टू आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व। आप इसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या करेंगे, आप ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर में, है ना। जैसे मान लो हमारा बैलेंस शीट पहले से टैली हो रहा था, कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मान लो कोई आपका बिल्डिंग ही है जिसकी वैल्यू 6 लाख थी, बट आप देखते हैं कि यार 20 लाख रुपए हो गई, तो 6 लाख की वैल्यू हमने 20 लाख कर दिया, बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा। इस साइड रिवोल्यूशन रिजर्व को बढ़ा दो, बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। तो वो अलाउ करते हैं कि आप ये क्रिएट करना। लेकिन फर्स्ट टाइम रिवोल्यूशन हो रहा और लॉस आपको हो जाए तो कहते हैं कि ये लॉस जो होगा ना वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके प्रॉफिट लॉस में। मतलब अगर कोई एसेट्स को रिवैल्यू किया, लॉस हो गया, तो लॉस को भी प्रॉफिट लॉस में दिखा दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइम हो गया। अब अगर कहते हैं कि उसके बाद फर्दर रिवैल्यूएशन,
या ज़्यादा क्लियरिटी के लिए मैं इसको कह दूँ सेकेंड टाइम ऑनवर्ड, सेकेंड टाइम ऑनवर्ड, मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ था, अब सेकेंड टाइम आप रिवोल्यूशन करो तो क्या होगा। तो उस केस में मेरे बच्चे यहाँ से लिखता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हुआ था और सेकेंड टाइम आपको दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपका फिर से प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, या फिर इस बार आपको लॉस हो जाए, लॉस ऑन रिवोल्यूशन। अब आपको यहां से लिंक करना पड़ेगा कि पहली बार आपको क्या हुआ था जी, प्रॉफिट हुआ था ऑन रिवोल्यूशन, पहली बार प्रॉफिट हुआ था जो हम यहां ट्रांसफर कर चुके हैं, उसी एसेट्स का सेकेंड टाइम आपका रिवोल्यूशन होता है और सेकेंड टाइम कहता है फिर से प्रॉफिट हो गया, तो अगेन वो भी प्रॉफिट हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट में, रिवोल्यूशन रिजर्व, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम आपका प्रॉफिट हुआ था और सेकेंड टाइम कहता है कि लॉस हो गया, मतलब मान लो कि पहली बार आपका जब रिवोल्यूशन किया था जी, हमें यहाँ पे 5000 का फायदा हुआ था, तो 5000 का हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था, और सेकेंड टाइम जब रिवोल्यूशन किया तो उस पर लॉस हो गया। तो कहते हैं कि अगर लॉस होता है, ध्यान रखना, पहली बार प्रॉफिट हुआ था जो यहाँ चला गया, अब लॉस हो गया, तो कहते हैं कि लॉस अप टू अमाउंट अवेलेबल, लॉस अप टू amount available in a revaluation reserve will be adjusted from a revaluation reserve, रिवोल्यूशन रिजर्व, पहला पॉइंट। नंबर 2, एनी फर्दर लॉस, अगर उसके बाद भी कोई लॉस होता है तो विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आइए इसका मतलब समझते हैं, 2 मिनट रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो। पहली बार आपको 5000 का प्रॉफिट हुआ था, उस एसेट्स को रिवैल्यू करने में आपने ट्रांसफर किया था रिवोल्यूशन रिजर्व में। दूसरी बार या तीसरी बार जब रिवोल्यूशन किया तो मान लो आपका लॉस हो गया, और लॉस हो गया आपका मान लो 3000 का, 3000 रुपये का, तो क्या करेंगे, एक तो एसेट्स की वैल्यू 3000 से कम कर देंगे, और जो रिवोल्यूशन रिजर्व जो 5000 है ना बच्चे एसेट साइड में, उसको 3000 से कम कर देंगे। क्लियर। फर्स्ट टाइम 5 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, और सेकेंड टाइम क्या होता है कि 5 का आपको लॉस हो जाता है, पहले 5 का प्रॉफिट फिर 5 का लॉस, तो कोई बात नहीं, 5 का लॉस हो गया, एसेट्स की वैल्यू 5 से कम कर दिया, और आपके लायबिलिटी साइड में रिवोल्यूशन रिजर्व जो 5000 है उसको कम कर देंगे, तब भी ठीक है। फर्स्ट टाइम 5 का आपको प्रॉफिट हुआ था और दूसरी बार मान लो 6000 का आपको लॉस हो गया, अब क्या करेंगे, तो एक तो एसेट साइड, एसेट्स को 6000 से कम कर देंगे, लायबिलिटी साइड में जो रिवोल्यूशन रिजर्व है मेरे बच्चे उसको 5 से कम कर देंगे जितना अमाउंट था, और बाकी 1000 का जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ उसको हम प्रॉफिट लॉस में दिखा के ये प्रॉफिट लॉस को हम कम कर देंगे, बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरी के पार्ट के लिए एग्जाम में, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में बातें लिखी गई हैं और वो चाहते हैं कि बच्चों को एटलीस्ट इतना पता हो ताकि वो इंटर में जाएंगे तो अच्छी तरीके से संतोष सर से और आपका पढ़ के और काम खत्म करेंगे। तो आपको ये बात आपको मैंने यहाँ पे समझा दी, ज़्यादा आप दिमाग में मत डालना, जितना बोलना उतना ही सोचना, क्योंकि इसका उतना ही रेलिवेंस आपके एग्जाम में अभी के लिए है। अब कॉपी कर लो, फिर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, जल्दी कॉपी कर लो अब इसको। हो गए बच्चे, आइए जरा अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आपका अगर लॉस पहले हुआ है और आपका ट्रांसफ़र किया गया था प्रॉफिट लॉस में, और इस बार यानी कि सेकेंड टाइम यहाँ पे 2 केसेज बनेंगे, या तो आपका प्रॉफिट हो ऑन रिवोल्यूशन या फिर आपका फिर से लॉस हो जाए ऑन रिवोल्यूशन, 2 बातें यहाँ पे। तो अगर मान लो कि पहले आपका लॉस हुआ था और इस पर आपका अगर प्रॉफिट हो जाता तो कहते हैं कि प्रॉफिट अप टू लॉसेज रिकॉग्नाइज्ड प्रीवियसली इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट should be transferred to
ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अभी इसका मतलब बताऊंगा, और एनी एक्सेस प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन should be created to या transfer to revaluation reserve account, सर इसका मतलब सुनिए मेरी बात। देखो कहते हैं कि पहली बार अगर आपको लॉस हुआ था मान लो 5000 का, तो आपने उस 5 के लॉस को क्या किया था, अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लॉस के रूप में यहाँ पे दिखा दिया था 5000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, है ना। सेकेंड टाइम आपने रिवोल्यूशन किया और मान लो ये प्रॉफिट आपका जो होता है वो 4000 का होता है मान लो, तो कहते हैं कि यार 5000 का आपने जो लॉस पहले दिखाया था ना प्रॉफिट लॉस में, हम उसका रिवर्सल मानेंगे, यानी कि जब प्रॉफिट होगा तो 4000 जो होगा उस नेक्स्ट ईयर का, यानी कि जिस साल में सेकेंड टाइम आपने किया, आप क्या करोगे, यहाँ पे जितना लॉस डेबिट किया था ना बच्चे टू द मैक्सिमम, उतना अमाउंट प्रॉफिट लॉस में उस साल का हम क्रेडिट कर देंगे, मतलब इनकम मान लेंगे। जिसको कभी एक्सपेंस माना था उतना हम इनकम मान लेंगे। वही कहा कि प्रॉफिट अप टू लॉसेज रिकॉग्नाइज प्रीवियसली इन प्रॉफिट लॉस, जितना आपने किया था वो तो हम प्रॉफिट लॉस में ही ट्रांसफर करेंगे, मतलब प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट करेंगे। अगर 5 का हुआ था और मान लो ये भी आपका 5 का रहा था तो पूरे 5 जाते हैं, लेकिन 5 ये और मान लो आपका 6 हो गया, तो कहते हैं कि 6 में से 5000 तो हम प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट करेंगे और बाकी जो 1000 बचेगा उसको हम क्या करेंगे जी, रिवोल्यूशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। समझो मेरी बात ना, इतनी बातें ध्यान रखना है। और पहली बार अगर लॉस हुआ था और दूसरी बार भी लॉस हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस ये सभी कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से रिवोल्यूशन की सारी बातें बता दी। मेरे हिसाब से एग्जाम में अगर आ जाए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिवोल्यूशन तो आप इसी बात को प्रॉपर तरीके से लिख देंगे, बट चांसेज है कि 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाएगा या कोई MCQ पूछ देगा, तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं, और सही ऑप्शन में हम टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, आपको यहाँ पे रिवोल्यूशन के बारे में भी सारी बातें बता दी, डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर दिया। सर्टेन यूजफुल आइटम्स भी आपको पता होना चाहिए, अमोर्टाइजेशन जो कि इनटेंजिबल एसेट्स में हम यूज करते हैं, है ना, या फिर लीज होल्ड प्रेमाइसेज को भी आप जब राइट ऑफ करते हो, डिप्रिशिएट करते हो, तो हम यहाँ पे अमोर्टाइजेशन वर्ड ही यूज करते हैं बच्चे, इस बात को ध्यान रखना है 1 नंबर क्वेश्चन के लिए। डिप्लेशन, नेचुरल रिसोर्सेज की जो वैल्यू डिक्रीज होती है, कोल माइंस, ऑयल वेल्स आपका, तो उनके लिए हम यूज करते हैं आपका यहाँ पे। ऑब्सलेंस, आपका कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज होता है, इंप्रूवमेंट होता है प्रोडक्शन मेथड में, या फिर मार्केट डिमांड चेंज हो जाए, या फिर कोई लीगल पर्पस आ जाए, तो उसके चलते जो वैल्यू कम होता है उसको हम बोलते हैं ऑब्सलेंस आपका, है ना। ये सब बात ऊपर ही बताया था आपका। नाउ कम टू मेथड्स ऑफ डिप्रिसिएशन। आप जानते हैं SLM फिक्स इंस्टॉलमेंट या फिर ओरिजिनल कॉस्ट, तीनों का मतलब SLM मेथड होता है, और SLM में एसेट्स की कॉस्ट पे हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कॉस्ट पे आपका, है ना। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कह दे, डिमिनिशिंग कह दे, चाहे रिटन डाउन वैल्यू कह दे, यानी कि आपका WDB मेथड है, और जो वैल्यू बच गया है बुक में हम उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड या सम ऑफ यूनिट्स, याद रखना एग्जाम में अगर कह देता है कि भैया AS10 के मुताबिक डिप्रिसिएशन चार्ज करने के कौन कौन से मेथड है, तो ये 3 मेथड है मेरे बच्चे, एज पर आपका AS10, 3 मेथड आपका। बट आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में टोटल 6 मेथड आपको पढ़ना है, ये सारे मेथड मैंने आपको क्लास में कराए हुए हैं। तो पहले तो SLM, WDB, और ये तो आपने बहुत प्रैक्टिस किया है, ऐसे सब किया है, बट थोड़ा थोड़ा बताते चलूं कि सम ऑफ यूनिट्स मेथड में हम क्या करते हैं जी, बताइए कैसे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इस मेथड के अंदर में आपका। तो मैंने बताया हुआ कि आपका जो एसेट्स की कॉस्ट है वो देख लेना, मान लो एसेट्स की कॉस्ट 6 लाख रुपए है, चेक करना उसका स्क्रैप वैल्यू कितना है, मान लो क्वेश्चन कहता है कि 50,000 आपका है, डिवाइडेड बाई, आप देखना कि क्वेश्चन में एसेट्स की जो लाइफ बता रहा है, उस टोटल लाइफ में आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाओगे उस एसेट से, उसका एस्टिमेटेड फिगर कितना बता रहा है। मतलब लाइफ अगर 5 ईयर्स की है तो 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे जी, उस 5 ईयर्स में टोटल एस्टिमेटेड कितना यूनिट्स अब प्रोड्यूस कर सकते हो। मान लो कहता है कि 1 लाख यूनिट्स हम टोटल प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसे हम डिवाइड करेंगे, और मेरे बच्चे जिस साल का डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो उस साल का जितना भी एक्सपेक्टेड यूनिट्स बताएगा उस यूनिट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड से डिप्रिसिएशन निकल के आ जाता है।
सम ऑफ यूनिट्स मेथड भी कहते हैं इसको, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। सम ऑफ ईयर्स डिजिट में हमने क्या बताया था, हमने बताया था जी कि यहाँ पे अगर मान लो एसेट्स की कॉस्ट आपका 6 लाख रुपए है, स्क्रैप वैल्यू कहता है कि 50,000, अगर स्क्रैप वैल्यू ना बताया तो हम नील मान लेंगे, बताया तो वही, डिवाइड बाई हमने क्या बोला था कि अगर लाइफ कहता है एसेट्स का कि 5 ईयर्स है, तो 1 2 3 4 5 के आगे जो डिजिट बनते हैं इसके आगे लाइफ टोटल कितना है 5, यहाँ कितना हो जाएगा 4 3 2 1 आपका, इन सब का हम टोटल करेंगे 5 + 4 + 3 + 2 1 कितना हो गया 15 आपका। तो हम इसको 15 से डिवाइड करते हैं और जिस साल का वो डेप्रिसिएशन पूछेगा उसके आगे जो आपने डिजिट लिखा है, मतलब 5 तो 5, सेकंड का पूछेगा तो 4 3, इस तरीके से। ये आपका ऐसे ना करके हमने इसका एक शॉर्टकट तरीका बताया था, n × n + 1 / 2 है ना। n इज द आपका टोटल लाइफ कितना है 5 ईयर्स, तो 5 इंटू क्या करेंगे जी 5 + 1 यानी कि इंटू 6 हो गया ये, है ना। 5 × 6 / 2 कितना आ जाएगा 15। हमने कहा था ये तरीका अप्लाई करना, क्योंकि लाइफ अगर 50 ईयर्स करेगा तो फिर फंस जाओगे चक्कर में, तो इस तरीके से, तो वो काम आपका हो गया। मशीन आवर्स मेथड में क्या होता है कि जो भी आपका ऊपर में तो हम लोग क्या करेंगे कि वही लेंगे जी उसका आपका क्या बोलते हैं डेप्रिशिएबल वैल्यू, और मशीन आवर्स में जितना भी एसेट्स का लाइफ है उसमें वो मशीन कितने आवर्स चलेगा उसका टोटल बताएगा, या फिर आपको हर एक अलग अलग बताएगा, तो इन सबको ऐड कर लेंगे। वो अब यहाँ पे यूनिट्स ना होके क्या हो जाएगा जी 1 लाख या जो भी क्वेश्चन में होगा वो मशीन आवर्स हो जाएगा, और जिस साल का डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो उस साल कितने आवर्स आपके चलेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका निकल के आ जाएगा। कोई डाउट नहीं सर। डिप्लेशन मेथड पे हमने क्वेश्चन आपको करा के दिखाया था, क्वेश्चन के अंदर में कि किस साल में कितना क्वेरी आपने निकाला वो बताएगा, उसके हिसाब से हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो मेरे बच्चे ये आपके 6 मेथड है, AS 10 के मुताबिक 3 मेथड, और टोटल आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में 6 हैं, तो वो मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद मेरे बच्चे अब आपको MCQ प्रैक्टिस कराऊंगा। ये इसलिए कराता हूँ ताकि जो छोटी छोटी बातें होती है ना, जो हम बड़े बड़े क्वेश्चन में भी समझते हैं, या उसका फटाफट तैयारी, या 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया या MCQ आ गया, तो हम उसके लिए भी बेस्ट तैयार रहें, उस सीरीज में एंट्री करते हैं। अगेन नो डाउट कि हम अपने ये क्या बोलते हैं जी वो ड्रेस चेंज होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। अरे हाँ, क्योंकि अब मेरा ड्रेस चेंज हो जाएगा, और ये एक छोटा सा कॉमन टॉपिक था, तो मैंने अपने CMA वाले बच्चों का भी MCQ ऐसे रिकॉर्ड किया है, बट लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे बच्चे ये क्वेश्चन आपका 9th एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके एग्जाम में ICMI में क्या होता है ना, वो कहते हैं कि लायबिलिटी है, बट आपका इंस्टीट्यूट कहता है कि प्रोविजन है। तो आप भी क्या करेंगे कि अगर एग्जाम में आ जाए कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो आप प्रोविजन पे टिक मार्क करेंगे। ऐसे मैंने आगे की क्लासेज में लायबिलिटी का है, क्योंकि ICMI का उसके मुताबिक है। मैंने यहाँ नोट भी लिख दिया जी कि आपके केस में आपको ICMI के स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है, और वो फॉलो क्या होगा, प्रोविजन होगा। तो आप यहाँ पे प्रोविजन में टिक मार्क करेंगे, ठीक है ना।